कुसुम की उम्र 28 वर्ष थी। कुसुम विधवा हो चुकी थी। उसके पति के मरने के बाद घर का माहौल बहुत बिगड़ता चला जा रहा था। दिल्ली जैसे शहर में रहना एक आम बात नहीं है। कुसुम को अब खर्च निकालना बहुत महंगा पड़ रहा था। एक बच्ची थी जिसका नाम था कविता। कविता भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसके पढ़ाई का खर्च और उसके टिफ़िन का खर्च, ये सब दे पाना कुसुम को अब आम बात नहीं समझ में आ रही थी। कुसुम के सामने वाली बिल्डिंग में एक अंकल रहा करते थे। तमाम जो भी मर्द कुसुम को देखता, हवस भरी नज़र से देखता, कुसुम को बहुत बुरा लगता। लेकिन क्या करे, अब उसका पति मर चुका है। अब पति के मरने के बाद हर मर्द उसकी तरफ एक हवस भरी नज़र से देखा करता था। कुसुम को ये सब बुरा तो बहुत लगता था, लेकिन क्या करती, अब उसका मर्द वापस तो आ नहीं जाएगा। तो दोस्तों, होता क्या है, कुसुम की बेटी की उम्र वही 8 साल की थी। कविता अक्सर स्कूल जाती और स्कूल से घर आती और खाना खाती, सो जाती। बस उसकी ज़िंदगी में यही चल रहा था। कुसुम किसी तरह से उसका खर्च निकाल कर उसको शिक्षा दीक्षा दिला रही थी। लेकिन अब होता क्या है, कुसुम की जब आर्थिक तंगी और बिगड़ने लगी, तब वो एक सामने वाले अंकल जो कुसुम की तरफ हवस भरी, लालच भरी नज़र से हर रोज़ देखा करता था, उसके पास जाती है और कहती है कि आप अगर मुझसे विवाह करना चाहें तो मुझे मंजूर है, लेकिन आप मुझसे करीब 25 साल बड़े हैं, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि कोई मेरा भी सहारा, मेरी बेटी का कोई बाप बने। लेकिन वो अंकल साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि एक काम हो सकता है, अगर तुम मेरी रखेल बनकर रहो और मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा खर्चा, तुम्हारी बच्ची का खर्चा देता रहूँगा। तो कुसुम ये बात से जो है पहले तो मुकर जाती है, वापस चली जाती है और काफ़ी सोचने समझने के बाद वो इस बात को मंजूर कर लेती है। और अब कुसुम के घर उस अंकल का आना जाना शुरू हो जाता है। तब एक दिन कविता पूछती है कि माँ, ये अंकल अक्सर हमारे घर आया करते हैं, किस लिए आते हैं? लेकिन कुसुम उसे टाल देती, कुछ बताती नहीं कि ये अंकल किस लिए आया करते थे। अपनी बेटी को इसी तरह रोज़ाना कुसुम बहला फुसला देती और रियलिटी नहीं बताती। एक दिन होता क्या है, कुसुम के घर वो अंकल आज जल्दी आ गए थे और कविता को जब वो सो जाती है तो उसको दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है। अंकल और कुसुम एक साथ लेट जाते हैं। अब धीरे धीरे उनका जो रोज़ का रवैया था, जो एक दूसरे के साथ वो करते थे, वो सिलसिला चालू हो जाता है। रात के करीब 12 बज रहे थे। अजीब सी आवाज़ें आने लगी। तब कुसुम की भी आवाज़ें आ रही थी, उस अंकल की भी आ रही थी। तब कविता की अचानक से नींद खुल जाती है और कविता खड़ी हो जाती है और माँ की आवाज़ सुनकर थोड़ा सा डर जाती है, क्योंकि वो अकेले दूसरे कमरे में लेटी होती है। और जब उनर कर वहाँ से उठ कर जाती है तो एक गिलास पानी पीती है और माँ के कमरे की तरफ खिड़की से झांकने लगती है। तो देखती है वहाँ का नज़ारा, तो उसके पैरों तले की ज़मीन खसक जाती है। वो अंकल कुसुम के ऊपर लेटा हुआ था, उसकी माँ के ऊपर, और कुछ उठ बैठ रहा था। तब कविता सोचती है कि दोनों नंगे बदन लेटे हुए थे। तब कविता के जैसे ही एक झटका सा लगता है, कविता वापस आ जाती है, शोर भी नहीं मचाती, चुपचाप जाकर सोने का प्रयास करती है, लेकिन नींद नहीं आती, चुपचाप लेट जाती है, लेटी रहती है। जब सुबह होते हैं तब वो सुबह का इंतज़ार बहुत तेज़ी से कर रही थी। जैसे ही सुबह होती है तब वो जाकर माँ से पूछती है कि माँ, आखिर आज आप और अंकल कर क्या रहे थे? आखिर उस दिन कुसुम उसे बताती है कि बेटा, हम दोनों बहुत गरीब हैं और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाना भी बड़ा मुश्किल है, और आज तुमने जो देखा उसको किसी और से दोबारा बयां मत करना, क्योंकि हम दोनों बहुत गरीब हैं और किसी तरह से घर का खर्च निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तब मैंने इन अंकल को अपनी सेफ्टी के लिए, तुम्हारी सेफ्टी के लिए अपना जिस्म बेचना शुरू किया है। कुसुम किसी तरह से उसे समझा देती है और कविता समझदार होती है, 8-9 साल की हो चुकी थी। धीरे धीरे यही सिलसिला चलता रहता है। कुसुम अब 14 वर्ष, कुसुम की लड़की 14 वर्ष की हो चुकी थी। जो कविता थी
वाकई में कविता दिख रही थी। इतना निखार आ चुका था कविता के चेहरे पर, सुंदर कविता दिखने लगी थी। एक कली सी जब खिलती है किसी गुलाब के पेड़ में तो वो सुंदर तो लगती ही है, क्योंकि कुसुम ने उसका बहुत अच्छे से रख रखाव किया था। कविता इतनी सुंदर लगने लगी थी। एक दिन होता क्या है, वो अंकल का आना जाना तो रहता ही है। एक दिन अंकल रात में पूरी रात गुजारते हैं। सुबह कुसुम की बेटी कविता पर उसकी नज़र पड़ जाती है। तो जब उस पर नज़र पड़ती है तो जब दूसरे दिन का टाइम आता है तो वो अंकल कहते हैं कुसुम से कि कुसुम, अब तुम में मुझे मज़ा नहीं आता है, क्यों ना तुम अपनी बेटी से बात करो और मुझसे डबल पैसा लो। तब कुसुम को बहुत बुरा लगता है। वो अंदर बाहर से तो कुछ नहीं कहती, लेकिन अंदर अंदर वो सहम जाती है और टेढ़ी नज़रें करके कहती है कि मैं बात करूंगी अपनी बेटी से, कविता से, फिर आगे जो होगा मैं तुम्हें बताऊंगी। आज कुसुम बहुत टेंशन में थी और कुसुम ने मन बना लिया था कि मैं अपनी बेटी को इन सब चीज़ों से दूर कर दूंगी। इससे पहले कि कुछ बातें आगे बढ़े मैं इसे अपने यहाँ से दूर कर दूं तो अच्छा है, कम से कम मेरी बेटी की ज़िंदगी बच जाएगी इस नरक से। उसने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और समझाया कि बेटा, अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो, आज 14 वर्ष की हो चुकी हो और अब तुम्हारी जवानी और तुम पे निखार चढ़ रहा है, तो अब मर्दों की नज़रें तुम पर टिकेंगी और सहमेंगी। तो तुम कुछ ऐसा करो कि आज वो जो अंकल आए थे, उसने मतलब पूरी स्टोरी बता दी बेटी से, उसको समझा दिया कि तुम एक काम करो, अपना सामान और अपने कपड़े ले लो और मैं तुम्हें खाना बना देती हूँ और तुम कहीं दूर इस शहर से निकल जाओ। और दोनों लिपट कर रोते हैं। रोने के बाद कुसुम अपनी बेटी कविता को लेकर स्टेशन पहुँच जाती है और स्टेशन से, दिल्ली स्टेशन निजामुद्दीन से जब एक गाड़ी इलाहाबाद की तरफ जा रही थी, उसी गाड़ी में उसको बिठा देती है। दोनों गले लगते हैं और एक दूसरे को चूमते हैं और उस बच्ची को उस ट्रेन में बिठा देती हैं कि ताकि कहीं जाएगी तो इसका जीवन संवर जाएगा। और कहती है कि एक बार मुझे तुम चिट्ठी लिख देना। तो कुसुम वहाँ से वापस आ जाती है और बेटी उस इलाहाबाद वाली ट्रेन में बैठ जाती है। अब धीरे से वो ट्रेन चल निकलती है। जाते जाते वहीं ट्रेन में एक अंकल बैठे थे जो कविता को देख रहे थे कि कविता डरी सहमी सी बैठी है और वो भांप लेता है कि ये लड़की भाग कर आई है या फिर इसके साथ कोई घटना घटी है। वो अंकल बैठे बैठे जब ट्रेन काफ़ी खाली हो जाती है, वो देखता है कि ये कहीं उतर नहीं रही है, उसके पास जाकर बैठ जाता है और उससे धीरे धीरे बातें करना लगता है कविता से। तो कविता को लगता है कि ये अंकल वाकई में बहुत अच्छे हैं और उससे अपनी कहानी पूरी बयां कर देती है कि मैं किसी नौकरी की तलाश में जा रही हूं। तब वो अंकल कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा, क्यों नहीं, तुम बेसहारा हो तो मेरे साथ मेरे घर चलो। और इलाहाबाद जैसे शहर में उसको एक लगने लगा कि शहर में जब ट्रेन रुकी तो कविता ने भी सोचा कि क्यों नहीं, मेरे साथ तो कोई सहारा भी नहीं है, क्यों नहीं इन अंकल के साथ मैं चली जाऊं। और चली भी जाती है। जब घर पहुंचते हैं उस अंकल के, कविता और वो अनजान आदमी के साथ चली तो जाती है, लेकिन उसकी पहुंचने के बाद उसकी बीवी उसे डांट फटकार करने लगती है कि एक तो हमारा ही खर्च नहीं निकल रहा, तुम इस लड़की को कहाँ से क्यों उठा लाए। तब वो आदमी जो है उस अपनी औरत को समझाता है कि ज़रा धीरे बोलो, कहीं वो सुन न ले, और यहाँ तमाम कोठे हैं, मैं इसको 8-10 लाख में बेच दूंगा और हमारे पैसे आ जाएंगे तो हमारा कोई बिजनेस कर लेंगे। इस तरह अपनी बीवी को समझा देता है तो वो भी लालच में आ जाती है। और होता क्या है, काम के नाम पर कविता को लेकर वो एक कोठे में जाकर बिठाता है और वहाँ बेच लेता है। जब कविता को पता चलता है तो कविता बहुत रोती है कि मुझे बेच दिया गया है। और जब कोठे में देखता है कि एक खुर्राट सी औरत मुंह में पान दबाए और 8-10 मुष्टंडे हर गेट में लगे हुए हैं। अब कविता की पहली रात थी वहाँ उस कोठे में। अब जो कोठे की मालकिन होती है, जो काफ़ी दबंग होती है, उसने अपने जो नए माल की जो है मांग किया करते थे उनके पास
भिजवा दिया जाता है संदेशा कि एक नया माल आया है, जिस किसी को भी चाहिए तो मोटी रकम के साथ आ जाए। और वहीं एक 40 वर्ष का नवयुवक आता है, मोटी रकम के साथ दारू पिए। अब कविता को सजा दिया जाता है। कविता ना नुकुर तो करती है, लेकिन वहाँ माहौल देखकर वो डर जाती है। उसको बहुत डराया सहमा जाता है। डरी सहमी कविता चुपचाप उस बिस्तर में बैठ जाती है। और जब रात को 10 बज रहे होते हैं और एक मर्द प्रवेश करता है दारू के नशे में। कविता की उम्र अभी 14 वर्ष की थी और कविता के साथ वो सब करता है जो एक नहीं होना चाहिए था उसके साथ। जैसे ही सुबह होती है तो पूरा चद्दर, उसकी चारपाई का जो चद्दर था बेड का, पूरा चद्दर खून, कविता के खून से लथपथ था। और उस दरिंदे ने कविता के साथ कोई दया नहीं दिखाई थी, क्योंकि उसने नशे में वो सब कविता के साथ किया था जो कविता सोच समझ डरी सहमी सी एक कोने में बैठी थी और रो रही थी। इसी तरह से अब अक्सर उसको 2 दिन का समय दिया जाता और वो कोठे वाली अच्छी मोटी रकम कमा रही थी कविता के साथ और अपना पूरा पैसा निकालने की, क्योंकि कविता को 10 लाख में ख़रीदा गया था। अब कविता की ज़िंदगी इसी तरह से कटने लगती है। हर रोज़ एक नया मर्द उसको झेलना उसकी आदत पड़ चुकी थी। अब उसको मज़ा सा आने लगा था। अब धीरे धीरे वो उस कोठे की लीडर बन चुकी थी। जब लीडर बन जाती है तब वो भी पान खाना शुरू कर देती है और उसकी वहाँ जम चुकी थी। कविता अब किसी से न डरती थी, इतनी वो हो चुकी थी कि मतलब वो जहाँ मन करे वहाँ जा भी सकती थी और जहाँ मन करे नहीं जा सकती थी। मन करे तो पराए मर्द के साथ सोती थी, ना मन करे तो नहीं सोती थी। लेकिन उसी तरह मतलब जैसे पहले वो उसको लाया गया था, उसी तरह लड़कियां नई नई आती जाती रहती थी। तो कविता से एक दिन ये कहानी कविता किसी से बता रही थी। जो एक मर्द अक्सर कविता के पास उठा बैठा करता था, कविता से विवाह करना चाहता था, लेकिन कविता उसे मना कर देती है कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक तबायब बन चुकी हूँ। कविता से एक दिन उसने पूछा था कि आखिर तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं और क्या तुम बचपन से यहीं पली बढ़ी हो इसी कोठे में, क्योंकि कविता सुंदर भी बहुत थी। तो उस युवक ने उसके साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा था। तो कविता ने मना कर दिया था कि अब मैं विवाह नहीं करूँगी और तुम्हें अगर मेरी बहुत चॉइस है तो तुम आते जाते रहा करो। मैं तुम्हारा जब मन करे मेरे साथ हम बिस्तर हो सकते हो और मैं तुमसे पैसे भी नहीं लूँगा। सो दोस्तों, मेरा इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था। और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि लाइक की बहुत कमी है और कोई लाइक नहीं करता है तो मेरे वीडियो आगे नहीं बढ़ पाते। सो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।